हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 7 का वीडियो नंबर 34 और आज हमें पढ़ना है साम्य अवस्था के एनसीईआरटी के उदाहरण। और ये एनसीईआरटी के उदाहरण का भाग नंबर 1 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे उदाहरण नंबर 7.1 से उदाहरण नंबर 7.5 तक, यानी 7वीं यूनिट के पहले 5 उदाहरण नंबर 1 से उदाहरण नंबर 5 तक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला उदाहरण क्या है। देखो पहला उदाहरण क्या है। पहला उदाहरण है 500 केल्विन पर N2 तथा H2 से अमोनिया बनने के दौरान साम्य अवस्था में निम्न सांद्रताएं प्राप्त हुई। N2 तो हमें मिला, N2 की सांद्रता साम्य अवस्था में मिली 1.5 गुणा 10⁻²- मोल प्रति लीटर कह दो या मोलर कह दो। और हाइड्रोजन की सांद्रता हमें मिली 3 गुणा 10⁻² मोल प्रति लीटर, तथा अमोनिया की सांद्रता हमें मिली 1.2 गुणा 10⁻² मोल प्रति लीटर। तो साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। हमें बताना है कि इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कितना होगा। कौन सी अभिक्रिया का? कि जब N2 और H2 आपस में क्रिया करके अमोनिया बनाती हैं। तो आपको पता है रिएक्शन क्या होती है, N2 + 3H2 रिवर्सेबल 2NH3 अमोनिया बनाने की हैबर विधि। अमोनिया बनाने की हैबर विधि। इसमें आपको पता है N2 का सक्रिय द्रव्यमान इन्होंने ये दे रखा है, यहाँ H2 का सक्रिय द्रव्यमान भी दे रखा है और NH3 का भी दे रखा है। तो आपको इस हैबर विधि से अमोनिया बनाने की समीकरण के लिए Kc का फार्मूला बनाना है। Kc का बना दोगे ना? Kc का फार्मूला कैसे बनता है? इन्होंने साम्य स्थिरांक ही तो पूछा है हमारे से Kc। तो Kc का फार्मूला कैसे बनेगा? NH3 के सक्रिय द्रव्यमान की घात कितनी लगेगी? 2 अपॉन N2 का सक्रिय द्रव्यमान कह दो या सांद्रता कह दो, गुणा H2 के सक्रिय द्रव्यमान की घात कितनी लगेगी? 3। अब आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। जब हम वैल्यू पुट करेंगे, NH3 का सक्रिय द्रव्यमान कितना दे रखा है? 1.2 गुणा 10⁻²। इसकी घात कितनी है? 2 है, तो ये लिख दिया हमने होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ क्या है? N2 की कितनी दे रखी है? N2 की सांद्रता दे रखी है 1.5 गुणा 10⁻²। 1.5 गुणा 10⁻²। और फिर H2 की कितनी दे रखी है? H2 की दे रखी है 3 गुणा 10⁻²। 3 गुणा 10⁻²। और इसकी सांद्रता की घात करनी है होल क्यूब। अब देखो ये जो हमारे पास है ना, 1.2 का स्क्वायर करना पड़ेगा और 10⁻² का स्क्वायर। तो 1.2 का स्क्वायर का मतलब 1.2 को 1.2 में गुणा करनी पड़ेगी। और जब आप 1.2 की 1.2 में गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1.44। और 10⁻² का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 10⁻⁴ अपॉन 1.5 मैंने जो का तो लिख दिया, ये लिख दिया 1.5। और 3 का भी क्या कर लो, चलो अच्छा 10⁻² लिख देता हूं यहाँ पहले, ये वाली। अब हमें 3 का क्या करना है? 3 का क्यूब करना है। 3 की घात 3 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यहाँ आ जाएगा 27। और 10 की घात कितनी होगी? 2 तिया 6 -6। अब देखो ध्यान से क्या होगा। आपको पता है 1.44 तो हमने यही रख लिया, चलो। और इन दोनों की कर दी हमने गुणा, 1.5 की और 27 की गुणा करेंगे। तो 1.5 और 27 की जब आप गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 40.5। कर लोगे इनकी गुणा, 40.5 आ जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास? 10 की घात -4 तो ये है ऊपर,
और ये कितनी है, माइनस की 6 और माइनस की 2 माइनस की 8, माइनस की 8 ऊपर जाके क्या हो जाएंगी, प्लस की 8 हो जाएंगी, कहाँ हो जाएंगी प्लस की 8। अब एक आप काम और कर लो, इस दशमलव को हटाओ, यहाँ तो लिख लो आप 100 और इस दशमलव को हटाओ, ऊपर लिख लो आप 10, इससे एक जीरो कट जाएगा। हमारे पास बचा 144/405, ठीक है। 144 यहाँ लिख लेता हूँ, चलो यहाँ लिख लेता हूँ। ऊपर तो बचा है 144 और नीचे बचा है 405 और घात कितनी बची, देखना जरा घात कितनी बची भाई, 10 की घात 4 बची ना ऊपर, और 4 बची एक नीचे, 10 की घात 1 भी है। चलो ऐसा कर लो आप, 10 की घात 4 तो ऊपर बच गई और नीचे 10 है, तो ये घात भी तो घटेगी उसमें से, ये 10 की घात 1 ही तो है, ये घटेगी तो वहाँ 10 की घात 3 रह जाएगी। पर आपको ये जो ऊपर 144 है इसे भाग करना पड़ेगा 405 से। जब 405 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो जब 405 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 0.35556। अब 10 की घात कितनी लिखूं, 4 माइनस 1, क्योंकि एक घात ऊपर माइनस में चली जाएगी ना जो नीचे है, तो इसे सीधा ही लिख दूं, 10 की घात 3 लिख दूं इसे, 10 की घात 3। और आपको पता है कि दशमलव एक अंक के बाद आना चाहिए वैज्ञानिक संकेतन में, तो यदि दशमलव को एक अंक के बाद लिखते हो ना तो ये हो जाएगा 3.5556 गुणा 10 की घात कितनी आ जाएगी भाई, एक घात और घट जाएगी इसमें से, इतना उत्तर है आपका, ये वैल्यू होगा केसी का 3.5556 गुणा 10 की घात 2, ठीक है। वैसे उत्तर को आप दशमलव के, जरूरी नहीं कि इतने अंक लिखो, दशमलव के बाद आप 2 या 3 अंक भी लिख सकते हो। राउंडिंग मैंने आपको सिखा रखी है कि राउंडिंग कैसे होती है। अच्छा जल्दी से या तो पोज करके लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया बेटे, ठीक है। देखो दूसरा उदाहरण देखो 7.2, इसमें कहा है 800 केल्विन पर अभिक्रिया N2 + O2 रिवर्सिबल 2NO की साम्य अवस्था सांद्रताएं निम्नलिखित हैं। N2 की सांद्रता दे रखी है 3 × 10 की घात -3 मोल प्रति लीटर। O2 की सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान दे रखा है 4.2 × 10 की घात -3 मोल प्रति लीटर। और NO का सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता दे रखी है 2.8 × 10 की घात -3 मोल प्रति लीटर। अभिक्रिया के Kc का मान बताओ। Kc का मतलब क्या होता है, साम्य स्थिरांक। तो इसमें भी हमें साम्य स्थिरांक का मान बताना है कि साम्य स्थिरांक का वैल्यू कितना होगा। रिएक्शन वो लिखी हुई N2 + O2 रिवर्सिबल 2NO, ये लिखी हुई ना। इस रिएक्शन के लिए जब आप Kc का फार्मूला बनाओगे तो फार्मूला में E ने ऊपर लिखना होता है और इन्हें लिखना होता है नीचे। तो NO के सक्रिय द्रव्यमान की घात कितनी लगेगी, 2 अपॉन N2 का सक्रिय द्रव्यमान गुणा O2 का सक्रिय द्रव्यमान। या तो आप सक्रिय द्रव्यमान कह दिया करो या सांद्रता कह दिया करो या सांद्रण या मोलर सांद्रण। NO का सक्रिय द्रव्यमान कितना दे रखा है, 2.8, तो यहां हम लिखेंगे 2.8 गुणा 10 की घात -3 और इसका करना पड़ेगा स्क्वायर क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, अपॉन N2 का कितना दे रखा है, N2 का दे रखा है ये दे रखा 3 × 10 की घात -3, ये हो गया N2 का। और फिर O2 का कितना दे रखा है, ये दे रखा है 4.2 × 10 की घात -3। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले तो 2.8 का क्या करना है, स्क्वायर। यानी 2.8 का जब स्क्वायर करोगे तो 2.8 की 2.8 में आप गुणा करोगे और ये गुणा करके आ जाएगा 7.84, करके देख लेना गुणा। और 10 की घात कितनी लिखेंगे बताओ, 3 दूनी 6 माइनस की 6 अपॉन 3 तो मैंने ये लिख लिया, ये तो लिख लिया 3 और इसका लिख लिया मैंने 4.2
अब घात देखना कितनी है, माइनस की 3 तो ये है, माइनस की 3 ये है, तो माइनस की 6 ही नहीं हो जाएगी और इससे कट नहीं जाएगी घात। क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा ऊपर तो बचेगा 7.84 और अपॉन में क्या बचेगा? 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। दशमलव कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा दशमलव। ठीक है, इस दशमलव को आप हटाओगे तो नीचे लिखा जाएगा 100 और इस दशमलव को हटाओगे तो ऊपर लिखा जाएगा 10। इससे तो एक कट जाएगा ये। अब 784 को 126 से आपको भाग करनी है, तो भाग करोगे तो ये आ जाएगा 6.222। ये आ जाएगा, नीचे लिख लेता हूँ चलो, 6.222 इस तरह आता रहेगा। अपॉन में क्या बचा है हमारे पास? 10 और 10 बचा है तो दशमलव एक अंक इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 0.6222। ये आंसर आ जाएगा आपका केसी का मान। ठीक है, ये आया केसी का मान। अब जल्दी से पोज करके लिखो। लिख लिया? या तो पोज करके लिख लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। लिख लिया बेटे? ठीक है, देखो उदाहरण नंबर 7.3। 500 केल्विन पर PCl5, PCl3 और Cl2 साम्य में हैं तथा सांद्रताएं क्रम से 1.41, 1.59 और 1.59 m हैं, यानी मोल प्रति लीटर। तो अभिक्रिया PCl5 रिवर्सेबल PCl3 प्लस Cl2 के लिए Kc की गणना करो। तो हमें इस रिएक्शन के लिए क्या बताना है? Kc, और सांद्रताएं इन्होंने दे रखी हैं। इस रिएक्शन के लिए Kc का फार्मूला तो बना दोगे आप। कैसे बनता है Kc का फार्मूला? PCl3 के सक्रिय द्रव्यमान और Cl2 का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन में क्या लिखा जाएगा? PCl5 का सक्रिय द्रव्यमान। अब ये सारी वैल्यू आपके पास हैं। PCl3 देखो, सबसे पहले तो दिया इन्होंने PCl5 का दिया 1.41। तो एक काम कर लो आप, PCl5 का ही लिख लो 1.41। ठीक है, PCl5 का हमने लिख लिया 1.41 m लिख सकते हो, यहाँ लिखना चाहो। फिर इन्होंने किसका दिया? PCl5 के बाद PCl3 का 1.59, यही तो लिखा जाएगा 1.59 और Cl2 का दिया है कितना? 1.59। तो इनकी 1.59 और 1.59 की गुणा कर लो आप। जब आप इनकी गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2.53। ठीक है, आएगा तो इससे भी आगे, पर 2.53 अपॉन 1.41। अब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 2.53 को 1.41 से। आप इस डेसिमल को हटा सकते हो और डेसिमल को हटाओगे जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.79। तो इतना मान आएगा आपका Kc का, ये वैल्यू Kc की आएगी। जल्दी से पोज करके लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिख लिया बेटे? ठीक है, देखो उदाहरण नंबर 7.4 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे सब। ठीक है, इसमें मैथमेटिक्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इन्होंने कहा इस अभिक्रिया के लिए, ये जो अभिक्रिया नीचे लिखी है इसके लिए, इस अभिक्रिया के लिए 800 केल्विन पर Kc का मान 4.24 है। इस अभिक्रिया के लिए CO प्लस H2O रिवर्सेबल CO2 प्लस H2। तो इन्होंने कहा 800 केल्विन पर CO2, H2, CO और H2O की साम्य सांद्रताओं की गणना कीजिए। इन्होंने कहा कि साम्य अवस्था पर इन चारों की सांद्रता कितनी होगी ये बताओ। यदि प्रारंभ में केवल CO व H2O की सांद्रताएं 0.1 m हो, प्रारंभ में हमने इसे और इसे कितना लिया है? 0.1 m लिया है, तो हमें बतानी है सबकी साम्य अवस्था में सांद्रताएं। ठीक है, ध्यान से समझना पड़ेगा थोड़ा कैसे होगा क्वेश्चन। पहले तो आप इस अभिक्रिया को लिख लो, CO प्लस H2O रिवर्सेबल CO2 प्लस H2, ये लिख लिया रिएक्शन हमने। और रिएक्शन को लिखने के बाद हम यहाँ लिख रहे हैं प्रारंभ में। प्रारंभ में सांद्रताएं देखते हैं कितनी थी। इन्होंने कहा था कि प्रारंभ में सांद्रताएं हमने दोनों की ली थी 0.1, तो इसकी सांद्रता भी हमने लिख दी 0.1 m।
ठीक है, m लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और इसकी सांद्रता भी ले ली 0.1 m। तो प्रारंभ में तो अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई, तो इनने तो दोनों 0 0 ही लिखे जाएंगे। और फिर आगे हम साम्य अवस्था पर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साम्य पर। तो साम्य पर क्या होगा, मान लो वियोजन की मात्रा x है, तो 0.1 में से कितना टूट गया, x टूट गया है, तो बचेगा कितना 0.1 माइनस x। तो CO की साम्य अवस्था पर सांद्रता इतनी है। हम बस इस x की वैल्यू को निकाल लेंगे, और x की वैल्यू यदि हमारे पास है तो 0.1 में से उसे घटाओगे तो CO की साम्य अवस्था पे सांद्रता आ जाएगी। अभिक्रिया कहती है इसका 1 मोल इसके 1 मोल से क्रिया करता है, तो इसका x मोल यदि रिएक्शन में हिस्सा लिया तो इसके भी x मोल ही रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। यानी अभिक्रिया में यदि CO का x मोल टूट गया तो H2O का भी x मोल ही टूट जाएगा। अभिक्रिया पढ़ने से हमें पता चलता है जब इसका 1 मोल इसके 1 मोल से क्रिया करता है तो इसका भी 1 बनता है, इसका भी 1 बनता है। इसके कितने मोल ने रिएक्शन में हिस्सा ली, x ने, और इसके भी x ने, तो इसका कितना बनेगा, x ही तो बनेगा, और इसका भी x। साम्य अवस्था पर हमने इन चारों की सांद्रताएं x के पदों में लिख ली। अब आपको पता है कि इस अभिक्रिया के लिए आप Kc का फार्मूला बना सकते हो। आपको पता है Kc का फार्मूला कैसे बनेगा, Kc का फार्मूला बनेगा CO2 का सक्रिय द्रव्यमान गुणा H2 का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन CO, इन्हें तो नीचे लिखना होता है ना, CO का सक्रिय द्रव्यमान इनटू H2O का सक्रिय द्रव्यमान। और इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है Kc की, ये देखो Kc का वैल्यू कितना दे रखा है 4.24, तो हमने लिख लिया 4.24 के बराबर। इनकी वैल्यू तो लिख दोगे, साम्य अवस्था पर CO2 कितना था, CO2 कितना था x, H2 कितना था x, तो ये दोनों तो x x हो गए। यही चलो बराबर का निशान लगा देता हूँ। इसकी जगह क्या लिखूं, x, इसकी जगह क्या लिखूं, x अपॉन CO और H2O, CO 0.1 माइनस एक्स, H2O 0.1 माइनस एक्स, तो ये भी हो जाएगा 0.1 माइनस एक्स, और ये भी हो जाएगा 0.1 माइनस एक्स। ठीक है, जल्दी से पोज करके इतना लिख लो, पहले स्क्रीनशॉट नहीं लेना, लिख लेना, क्योंकि आगे अभी ये सवाल होगा ना, आगे भी जल्दी से लिखो पोज करके। लिख लिया, ठीक है। देखो ऊपर से मिटा देता हूं मैं, फिर जरूरत पड़ेगी तो नीचे से भी हम मिटाना शुरू कर देंगे। अभी फिलहाल इतने पे देखते हैं आता है क्या क्वेश्चन। वैसे तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। देखो क्या होगा, आपने क्या करना है, आपको ये जो आपका ये जो 4.24 है ना, इसे तो यहीं रखो। 4.24 इज इक्वल टू एक्स की एक्स में गुणा करोगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन इसकी इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप एक काम कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो कर लोगे, इसके अपॉन में 1 करके ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4.24 और यहाँ आ जाएगा ये, ऐसे ही तो होगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब आप एक काम कर लो, a माइनस बी के होल स्क्वायर को खोल लो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4.24 तो रहने दो जो का त्यों, a स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 0.01 प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 की इसमें गुणा करोगे तो 0.2, a तो ये हो गया 2a और b क्या है x, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, नीचे से तो लिख लिया आपने, लिख लो बस जल्दी से पोज करके, जब मैं कहता हूं ना लिखने के लिए तो लिख लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो जिससे बाद में लिख सको आप। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इसकी अंदर गुणा करवा दो आप, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब 4.24 की गुणा करोगे 0.01 में तो 0.2 अंक इधर आ जाएगा, यह आ जाएगा 0.0424 प्लस 4.24 की इसमें करना 4.24 एक्स स्क्वायर माइनस 4.24 की 0.2 में करना, तो 2 में करने से तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8
पर दशमलव कहाँ था, यहाँ था दशमलव। इसमें दशमलव कितने अंक पहले है, 1 अंक पहले है, तो इसका मतलब दशमलव यहाँ से सरक के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हमने गुणा कर दी। अब यूं बताओ मुझे, सबसे बड़ी घात यहाँ आपको ये नजर आ रही है, x की घात 2 और यहाँ भी, तो इसे ही लिख लो आप सबसे पहले 4.24x², और ये प्लस का x² भी इधर आगे माइनस का x² हो जाएगा। उससे छोटी घात क्या है, उससे छोटी घात है यहाँ, ये x था ना, ये उससे छोटी घात है ये x वाली, माइनस यहाँ लिखेंगे हम पॉइंट, क्या लिखेंगे, 0.848x। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटी घात कौन सी है, 0 वाली है, सबसे छोटी घात है 0 वाली, जहाँ x की घात 0 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 0.0424। यहाँ भी आप इससे पहले 0 लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, पता है ना आपको, ऐसे आप 0 लिख सकते हो यदि कोई कंफ्यूजन हो रहा हो। अब इन्हें घटाना हमें भाई, 4.24x² में से एक x² जाएगा तो कितने बचेंगे, 3.24 बचेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 3.24x² माइनस, ये माइनस का निशान है, 0.848x और प्लस 0.0424। भाई जब आप इसे इधर ले आए तो वहाँ तो 0 बचा, तो आप यहाँ बराबर करके 0 लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, अब आप इस समीकरण को ध्यान से देख लो, देखो द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखो ax² माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ ये जो है ना, ये वैल्यू, ये तो a है, द्विघात समीकरण में इसे क्या कहते हैं, a, और ये वाली वैल्यू माइनस की ये है b, और ये वाली वैल्यू प्लस की ये क्या है, c। और अब आप इस द्विघात समीकरण से x की वैल्यू निकाल लोगे। x की वैल्यू वैसे तो निकाल नहीं सकते आप कि इसकी इसमें गुणा करके फिर ऐसे टुकड़े करो जिनका योग इतना है, ऐसा तो होने का नहीं है, या अंतर इतना है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ धराचार्य का सूत्र लगाना पड़ेगा। आपको श्री धराचार्य का फार्मूला आपने मैथ में पढ़ा होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर रहे, माइनस बी कितना है हमारा, b खुद माइनस का है 848 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। b कितना है हमारे पास, इसका जब स्क्वायर करोगे आप, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस में आ जाएगा, तो b² को आप लिख सकते हो माइनस 0.848 माइनस 0.848 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 3.24 है, a की वैल्यू है 3.24 और c कितना है भाई, c ये है, c को भी यहाँ ब्रैकेट में लिख दूँ, आप तो आगे लिख लेना 0.0424 और अपॉन में क्या आएगा इसके, अपॉन 2a, अपॉन में क्या आएगा 2a। a की वैल्यू कितनी है 3.24। अब जल्दी से लिखो इसे, पोज करके लिख लो इसे, मुझे मिटाना पड़ेगा, जल्दी लिखो पोज करके। लिख लिया ना सबने, ठीक है। देखो ऊपर से मिटाता हूं, ऊपर से मिटा दूं, नीचे से तो हमें जरूरत पड़ेगी ना इस लाइन की, इस लाइन की हमें जरूरत पड़ेगी, जो सबसे नीचे वाली लाइन है। देखो क्या होगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया 0.848 प्लस माइनस, आप इसका स्क्वायर कर लेना और इन तीनों की गुणा, इसके स्क्वायर में से इन तीनों की गुणा करके जो भी आएगा, इसका स्क्वायर प्लस में आएगा ना, माइनस का स्क्वायर किस में आता है, प्लस में।
इसका स्क्वायर निकाल लिया माइनस इन तीनों की गुणा कर ली, जो इसका स्क्वायर आया उसमें से इन तीनों की गुणा को घटा दिया और उसका निकाल लिया अंडर रूट। तो अंडर रूट निकालने पर ये आ जाएगा आपका 0.4118, 0.4118 ये आ जाएगा अपॉन में इस 2 से तो गुणा कर लोगे, 3.24 की जब 2 से गुणा करोगे तो 6.48 आ जाएगा। अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि आप यदि यहां से 2 वैल्यू निकलती है ना द्विघात समीकरण में, एक माइनस वाली निकालते हैं 0.848 माइनस 0.4118 अपॉन 6.48, ठीक है। एक वैल्यू ऐसी निकलेगी और एक निकलेगी ऐसी, 0.848 प्लस का निशान 0.4118 अपॉन 6.48। तो ऊपर वाली वैल्यू तो आएगी 0.067 और नीचे वाली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.194 इतनी आएगी लगभग। अब मुझे एक बात बताओ कि आपका जो प्रारंभिक सांद्रता थी, देखो नीचे से तो मिटा देता हूं, ये तो लिख लिया आपने, जो आपने प्रारंभिक सांद्रता मान रखी थी वो मान रखी थी 0.1। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, आपको पता है 0.1 माइनस एक्स लिख रखा था ना हमने वहां, और 0.1 माइनस एक्स, यदि एक्स की जगह मैं ये लिख दूं ना ये वाला मान, ये वाला, तो यूं बताओ कि जो वियोजन की मात्रा है वो प्रारंभिक मात्रा से ज्यादा थोड़ा ही हो सकती है। हमारे पास है तो 0.1 मोल और टूट गया उसमें से 0.194, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास 100 रुपए हैं और खर्च कर दिया आपने 120 रुपए, ऐसा कैसे हो जाएगा? है तो 100 रुपए, खर्च 120 कर दिए, ऐसा तो नहीं होने का ना। तो इसलिए ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल है ही नहीं, ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि 0.194 जो है ना वो बड़ा है, किससे बड़ा है? 0.1 से, ठीक है। 0.1 क्या था? प्रारंभिक सांद्रता थी, प्रारंभिक सांद्रता इससे बड़ा है, और यदि इससे बड़ा है तो इसलिए क्या है, इसे छोड़ दो, तो यहां ही लिख देता हूं, अतः असंभव है। इसे आपको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस वाली वैल्यू को लो। इसलिए आप जो x का वैल्यू लोगे ना वो x1 वाला ले लेना। x1 कितना है? 0.067, ये लेंगे हम x का वैल्यू। और यदि x का वैल्यू ये लिया तो आपको पता है CO2 का जो साम्य अवस्था पर सांद्रता था वो H2 के बराबर था, और दोनों की सांद्रता हमने मान रखी थी x मोल प्रति लीटर, और x की वैल्यू हमारी कितनी आई? 0.067 m। एक तो आंसर ही आ गया भाई, चारों का पूछा था ना, और एक उन्होंने पूछा था CO का भी बताओ। भाई CO की सांद्रता और H2O की सांद्रता इनकी बराबर थी, दोनों की कितनी थी सांद्रता? इनकी थी 0.1 माइनस एक्स, और 0.1 माइनस एक्स में क्या है हमारे पास वैल्यू? 0.067। तो जब आप इसे घटाओगे ना तो ये घटाकर आ जाएगा 0.033, 0.033 m। लो, एक आंसर ही आ गया, ठीक है। ये दोनों आंसर हैं आपके। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। हाँ, एक बात तो जरूर है, देखो ऐसा क्वेश्चन आपके होम एग्जाम में तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, जो हमने धराचार्य का सूत्र लगा के निकाला, ये वैल्यू बहुत खतरनाक है। पर इस क्वेश्चन को फिर भी आपको जो है थोड़ा सा इसकी कुछ वैल्यूज याद करके चले जाना है। कभी कोई पेपर सेटर ऐसा होगी इस क्वेश्चन को ही रख दे, ठीक है। जल्दी से पोज करके लिखो, अच्छा, या स्क्रीनशॉट ले लो या पोज करके लिख लो। अगला क्वेश्चन कराता हूं। लिख लिया बेटे? ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, उदाहरण नंबर 7.5। 2NOCl रिवर्सिबल 2NO प्लस Cl2 हेतु 1069 केल्विन ताप पर Kc का मान 3.75 गुणा 10 की घात -6 है। तो इस ताप पर Kp की गणना कीजिए।
किसकी गणना कीजिए, केपी की। तो हमें केपी का वैल्यू निकालना है। सिखा रखा है आपको केसी और केपी में संबंध, यहाँ कोमा आना चाहिए, कोमा। ठीक है, देखो आपको एक फार्मूला मैंने सिखाया था, केपी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी की घात डेल्टा एन। बताओ ये फार्मूला सिखाया था या नहीं? बस इस फार्मूले में वैल्यू तो पुट करनी है आपको। ये कैसे पुट करनी है, के पी इज इक्वल टू के सी। के सी कितना दे रखा है इन्होंने, 3.75 गुणा 10 की घात -6। आर टी देखो, आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल। चलो ब्रैकेट में लिख देते हैं, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और टेम्परेचर कितना दे रखा है इन्होंने, टेम्परेचर दे रखा है 1069 केल्विन। अब यहाँ सवाल ये डेल्टा एन में ही फंसते हैं बच्चे। डेल्टा एन का मतलब पता क्या होता है, डेल्टा एन का मतलब होता है, यहाँ लिखता हूँ मैं, चलो डेल्टा एन जब भी आपको निकालना है तो डेल्टा एन निकलेगा, मोल देख लो प्रोडक्ट के माइनस मोल देख लो रिएक्टेंट के। प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट्स के मोल घटा दो। प्रोडक्ट के कितने मोल हैं, 2 और 1 3, 3 में से 2 घटाओगे तो 1, डेल्टा एन की वैल्यू 1 है। तो यहाँ जो हमारा सवाल है ना, उस सवाल में डेल्टा एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 2 और 1 3, यानी क्रियाफलों के, उत्पादों के, और रिएक्टेंट्स माने अभिकारकों के मोल कितने हैं, 2, तो 3 में से 2 गया 1, तो डेल्टा एन की वैल्यू 1 आई, इसलिए मैंने 1 लिखा ऊपर। तो ये हो जाएगा के पी इज इक्वल टू, क्या क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा है 3.75, 8.314 और ये 1069। इन तीनों की गुणाई तो करनी है हमें, और जब इन तीनों की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 33328.7, और गुणा 10 की घात कितनी है, -6। और ये कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, यानी 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा ना 1 0, तो ये 0 हमने बढ़ा दिया, 333 आता रहेगा। ठीक है, इतना उत्तर आया हमारा। तो हमने क्या करा, केसी से निकाल दिया केपी। ठीक है, अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिख लेंगे, या तो पोज करके लिख लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आए होंगे क्वेश्चन। यहाँ हमने करे हैं पहले 5 उदाहरण, इससे अगले उदाहरण हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थ्योरी में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, पूरा यूनिट कंप्लीट कर दिया हमने थ्योरी में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।